बिल्कुल, बहुत ही शानदार ये वीडियो और इन तस्वीरों का इंतजार पूरी दुनिया को रहा है आरसी कपूर जी। साथ ही जरा ये समझाने की एक बार कोशिश करिए कि 14 दिनों का जो ये पूरा प्लान है कि 14 दिनों तक जो है प्रज्ञान विक्रम अपना काम करेंगे, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि 14 दिनों बाद जो है अंधेरा जो है वहां पर छाने लगेगा, उसके बाद की क्या प्लानिंग है? हाँ, देखिए, चंद्रमा का एक हिस्सा जो है हमेशा हमारी ओर रहता है और उसका जो एक दिन है, एक ल्यूनर डे, वो 14.5 दिन के आसपास का है। तो इस बार जो है ये सूर्यास्त इसके स्थल पर, यानी शिव शक्ति स्थल पर सूर्यास्त 4 सितंबर को है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक जो है इनका काम रहेगा। उसके बाद ये स्लीप मोड में होना चाहिए इनको। यद्यपि रेडियो एक्टिव थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर शायद नहीं है, लेकिन बैटरीज हैं और इक्विपमेंट को वार्म रखा जाए, उस हिसाब से ये इसरो ने कुछ प्रबंध किया है। इसरो स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं कि 4 सितंबर के बाद जब सूर्योदय वहाँ 19 सितंबर को होगा और 21 सितंबर से आप इक्विपमेंट जो है करीब काम करने लग जाएगा। अभी वो निश्चित रूप से नहीं कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ इक्विपमेंट हैं जागृत हो जाएं और ये एक और साइकिल हमको मिल जाए। तो देखते हैं क्या होता है। और इंतजाम तो किया है, लेकिन अभी वो कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बात सही है, क्योंकि डेफिनेट बात अभी कही जाए और बाद में कुछ ना हो तो फिर निराशा तो लगती है। तो उम्मीद करते हैं और हम ऑप्टिमिस्ट हैं। तो देखते हैं आगे, अगर और आगे मिलती है, अगर इक्विपमेंट काम करते हैं तो और एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। लेकिन इतने दिनों में भी इस फेरे में जितना भी डेटा आएगा वो भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बहुत बहुमूल्य है, विश्व के लिए भी, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में सबसे पहले हो रही हैं। और वो जो अध्ययन है चंद्रमा की सतह का, उसके भीतरी भाग का और उसके आसपास का जो बहुत ही क्षीण वातावरण है, जिसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं, उसके अध्ययन का। बिल्कुल, आरसी कपूर जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि एक तो सॉफ्ट लैंडिंग का जो वीडियो इसरो ने जारी किया है 3 मिनट 50 सेकंड का, वो दर्शक देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीरों में हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे चांद पर रोवर की चहलकदमी हो रही है। प्रज्ञान रोवर लगातार चहलकदमी कर रहा है और जो एरिया है वो 500 मीटर का है, जहां पर प्रज्ञान रोवर ये पूरी चहलकदमी करता हुआ नजर आएगा। पूरे 14 दिन का ये मिशन है और अंतरिक्ष में जो भारत का दबदबा है अब प्रणय, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ चंद्रयान 3 और अब तो तैयारियां आगे दूसरे स्पेस मिशन की भी होने लगी हैं। बिल्कुल, दूसरा स्पेस मिशन इसके तत्काल बाद तैयार है। जी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आदित्य L1, जिसके लिए 2 सितंबर 11:50 का वक्त होगा जब श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा, ये सूर्य के अध्ययन का मिशन है। और आप देखें कि एक तरफ चंद्रमा पर लैंडिंग हम कर चुके हैं और इसके अलावा हम सूर्य के अध्ययन के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य L1 मिशन जो है लैग्रेंज पॉइंट, यानी धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी का वो ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है जहां पर अंतरिक्ष यान स्थापित किए जाते हैं, अध्ययन किया जाता है। इसकी विशेष महत्ता यह है कि यहाँ पर ग्रहण नहीं लगता है, यानी एक्लिप्स नहीं होता है, और इसलिए यहाँ से सूर्य के आबाद जो कि जीवन का स्रोत है धरती पर, उसके अध्ययन के लिए ये सबसे उम्दा, सबसे अच्छा पॉइंट है। और वहां पर भारत जो है वो अपने अंतरिक्ष यान को स्थापित करेगा। हालांकि इसके अंदर वक्त लगेगा और करीब करीब 120 दिन का वक्त लगेगा इसको वहां पहुंचने में, क्योंकि लंबा सफर है। लेकिन आप देखें कि ये मिशन इसके साथ साथ तैयार है। इसके अलावा जो जापान की स्पेस एजेंसी है JAXA, वो भारत के साथ लुपिक्स मिशन के ऊपर पहले ही काम कर रही है। इसके अलावा जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, जिसके तहत भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे भेजना है, उसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में अनुबंध हो चुका है। भारत का गगनयान मिशन, जिसके अंदर करीब अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर दूर धरती की सतह से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है, उस मिशन के लिए भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और अगले 3 महीनों के अंदर उसके अंदर जो कैप्सूल री एंट्री है उसका टेस्ट किया जाना है। उसके अलग अलग चरणों के टेस्ट हो रहे हैं और भारत के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग का एक सिलसिला भी समानांतर रूप से चल रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक जो है पहला मून मिशन या कहा पहला जो अंतरिक्ष मिशन है उसे अंजाम दे दिया जाएगा। हालांकि ये पहला जो मिशन है वो एक ह्यूमनाइड होगा और एक महिला ह्यूमनाइड का होगा, जिसे व्योममित्र का नाम दिया गया है। ये एक रोबोट है जो कि इंसान की शक्ल में बहुत सारी चीजें एनालाइज कर सकती हैं, उसकी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड होगा, तो ये ह्यूमनाइड मिशन होगा। तो इस तरीके से ये पूरा खाका है और ये भारत को अंतर दुनिया के अंदर देखिए किस तरीके से जापान की एजेंसी भारत के साथ सहयोग करना चाहती है, नासा भारत के साथ सहयोग करना चाहता है। चंद्रयान 2 के समय भी नासा ने अपना एक लेजर एरे
जो इक्विपमेंट है वो चंद्रयान 2 पर लगाया था, और चंद्रयान 3 पर भी एक जो नासा का इक्विपमेंट है, जो लेजर रिफ्रैक्टर एरे है, वो इस पर लगाया गया है, जो कि इस मिशन की लाइफ के खत्म होने के बाद भी वहां काम करता रहेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महाशक्ति के तौर पर भारत की साख कितनी ज्यादा है कि दुनिया की बड़ी एजेंसीज भारत की मदद लेना चाहती हैं, भारत के साथ सहयोग करना चाहती हैं, और अंतरिक्ष जिसको कि ग्लोबल कॉमन कहा जाता है, उसकी दृष्टि से अगर देखें आप तो सभी लोग वहां सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि वहां बहुत कम लोग हैं। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हो, चाहे मून मिशन हो, और चंद्रमा के साउथ पोल से अगर चंद्रयान 3 की जानकारियां आती हैं तो निश्चित रूप से ये पहला मानवीय मिशन है जो वहां पहुंचा है। वहां की जानकारियों की उम्मीद हर किसी को है। दुनिया की हर बड़ी एजेंसी चाहेगी कि भारत की का जो इसरो है वो इन जानकारियों को साझा करे, ताकि चांद को बेहतर समझने में, भारत धरती के का जो बाहरी वातावरण है उसे समझने में, और जो खगोलीय स्थिति है उसे समझने में मदद मिले। जी बिल्कुल प्रणय, और जिस तरह से चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई उसके बाद से तमाम जो जानकारियां वो सामने आ रही हैं, चाहे वहां के तापमान से जुड़ी जानकारी हो और वहां के जुड़े जो गड्ढे हैं उनकी गहराई से जुड़ी जानकारी हो। आप हमारे साथ जो वैज्ञानिक जुड़े हैं आरसी कपूर जी, उनसे भी सवाल कर सकते हैं, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। कपूर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस मून मिशन के साथ साथ जो अभी तक के एक्सपेरिमेंट्स आए हैं, अभी तक का जो डेटा आया है, उसके आधार पर क्या आकलन किया जा सकता है? हमने जो एक्सपेरिमेंट करने चाहे थे, क्या माना जाए कि अभी तक वो सारे एक्सपेरिमेंट ठीक दिशा के अंदर चल रहे हैं, और जो डेटा आया है वो डेटा क्या बताता है? देखिए, इस समय जो है ना, सबसे बड़ा तो जो घटना है वो ये है कि सेफ लैंडिंग हुई। उससे अगली जो शानदार बात है कि इक्विपमेंट जो है जागृत हो गए और वो काम कर रहे हैं। उनमें से जो है इसरो ने एक चीज जो है वो थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट का जो एक वो डेटा जो इसरो तक पहुंचा था, उसके जरिए उन्होंने एक ग्राफ बनाया जिसमें बताया गया है कि जो चेस्ट नाम का इक्विपमेंट है और लैंडर के ऊपर है, उसके जरिए जो है चंद्रमा की जमीन जो प्रोब गई करीब 8 सेंटीमीटर की गहराई तक, तो उसके कारण जो हमको ये पता चला है कि टेम्परेचर ड्रॉप कैसे है। यानी कि सतह के पास जो है एक ऐसा बिंदु है जहाँ 60 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर है, और जो है अगर आप 8 सेंटीमीटर की गहराई में जाएं तो वहाँ टेम्परेचर -10 डिग्रीज है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा की सतह की जो मिट्टी है वो एक किस्म से हीट इंसुलेटर है। इसकी जो ऊष्मीय चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, जो कि पृथ्वी के मुकाबले भी बहुत कम है। तो एक तो ये बात सामने आती है, और मुझको ये लगता है कि आने वाले जो समय में जो स्पेस स्टेशन वहां पर चंद्रमा की सतह पर स्थापित करेंगे, चाहे वो ध्रुवीय इलाका है या कहीं और, तो जमीन के नीचे काफी कुछ जाना होगा। तो उस लिहाज से ये तो इस प्रकार की फाइंडिंग्स है काफी काम की हैं। इसके अलावा और भी जो है दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जो पता चलेगा, तो साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रज्ञान है किस तरीके से चल रहा है। ये तो बड़ी सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत गाड़ी है जिसको कि पृथ्वी से चलाया जा रहा है। आप ये देखिए, वहां पर वो संभल के जैसे कदम रखना है, इधर जाना उधर जाना, और उसको भी बड़े महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। और यानी कि एक लेजर बेस्ड जो स्पेक्ट्रोस्कोप है उसके जरिए जमीन की जो मिट्टी है उसको जलाना है, उसकी जो गैस पैदा होगी उसका विश्लेषण होगा। वो डेटा जो है लैंडर के जरिए और ऑर्बिटर 2 के जरिए पृथ्वी पे आएगा। इसी तरह से दूसरा एक जो स्पेक्ट्रोस्कोप है वो रेडियो एक्टिविटी बेस्ड है, उसके जरिए जो है फाइंडिंग मिलेगी। तो ये 2 स्वतंत्र एक्सपेरिमेंट जो है चंद्रमा की सतह की कंपोजिशन के बारे में हमको बताएंगे। इसके अलावा लैंडर के जो इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने अपना काम शुरू किया है, लेकिन अभी उनके बारे में जो है क्या मालूमात हासिल हुई है वो अभी हमको इंतजार है कि इसरो हमको क्या बताते हैं। बिल्कुल प्रणय, और आरसी कपूर जी आप हमारे साथ बने रहिए। प्रणय, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लगातार भारत कोशिश कर रहा है, पहले भी कर चुका है, उसमें अब हमें बड़ी सफलता मिली है। कोशिश ये है कि पूरी दुनिया के सामने स्पेस मिशन को लेकर भरोसा हो भारत पर, और वो भरोसा अब और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात ये कि भारत की तरक्की, किसी भी देश की तरक्की उनके स्पेस मिशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है, और वो कर दिखाया है हमने। निश्चित रूप से हमने न केवल कर दिखाया है बल्कि दुनिया में बहुत सारी चीजें जिया भारत ने पहली बार की हैं। जिस तरह से आरसी कपूर साहब भी जिन चीजों का उल्लेख कर रहे हैं, ये जो तमाम स्टडीज हैं, ये स्टडीज आगे आने वाले समय में मून की स्टडी को में एक मील का पत्थर साबित होंगी, जो बताएंगी कि पहली बार ये जो स्टडी का डेटा है वो भारत के इसरो के चंद्रयान 3 मिशन से आया था। और अगर आप देखें चंद्रयान 1 मिशन,
जो कि एक इम्पैक्ट प्रोब मिशन था, जिसने वहां पहुंचने के बाद ये साबित किया, ये बताया, दुनिया को दिखाया और साथ ही उसका डेटा दिया कि चंद्रमा की धरती के ऊपर हाइड्रोक्सिल यानी जो कि पानी के तत्व हैं वो वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा चंद्रयान 2 मिशन जिसको हम कथित तौर पर कुछ लोग उसको नाकाम कहते हैं, लेकिन वो भी पार्शली कामयाब मिशन था क्योंकि उसका ऑर्बिटर अभी भी वहां मौजूद है। इसके अलावा उसने भी बहुत सारा डेटा दिया है और आप देखें कि कंसिस्टेंटली भारत जिन चीजों के लिए आगे बढ़ रहा है, ये जो महत्वपूर्ण डेटा है जो कि इस चंद्रयान 2 से भी मिला, चंद्रयान 3 से भी जो आगे हमें डेटा वैलिडेट होकर मिलेगा, ये तमाम जानकारियां, ये तमाम सूचनाएं जैसे कि अभी श्रीहरिकोटा से दूसरे देशों के उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है, वो भरोसा अभी दुनिया के कई देशों को भारत के ऊपर है, लेकिन आप और भरोसा बढ़ेगा, सवाल यही है आपसे कि जो दूसरे मिशंस होंगे उस पर और दुनिया के देश भारत में आएंगे। दुनिया में जिस तरीके से इसरो ने अपनी साख को स्थापित किया है और अगर किफायत की दृष्टि से देखा जाए तो उसका रिकॉर्ड सबसे शानदार कहा जा सकता है। दुनिया में अव्वल नंबर पर अगर किसी का रिकॉर्ड है तो वो इसरो का रिकॉर्ड है, क्योंकि जितने किफायती दाम के साथ में सैटेलाइट लॉन्च उसने किए हैं उतना दुनिया में कोई और नहीं कर पाया है। और इसकी लिए यही वजह है कि हाल ही में चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद में भारत ने जो सैटेलाइट सिंगापुर के लॉन्च किए हैं उसके अंदर बिल्कुल प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और आरसी कपूर जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं 3 मिनट 50 सेकंड का ये वीडियो है, किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग का जो ये पूरा वीडियो सामने आया है। ये वीडियो देखकर आप उस पल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, चांद की सतह को देख सकते हैं, वो गड्ढों को देख सकते हैं और ये तस्वीर उस वक्त की है जिस पल का इंतजार जब पूरा भारत, पूरा देश कर रहा था।